हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को करवाऊंगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसकी कई सारी वीडियो पहले बन चुकी है, तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि लायबिलिटी क्या होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लायबिलिटीज क्या होती है। ठीक है, तो बच्चों इसकी कई सारी वीडियो बन चुकी है जिसमें मैंने ट्रांजैक्शन के बारे में समझा दिया है, एसेट्स के बारे में समझा दिया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाना और प्लेलिस्ट में जाकर बाकी की वीडियो भी देख लेना। तो आज हम समझेंगे कि लायबिलिटी क्या होती है। तो बच्चों जब हम अकाउंट्स पढ़ते हैं तो अकाउंट्स में बहुत एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है जिसका नाम है लायबिलिटीज। ठीक है, तो लायबिलिटीज होती क्या है? तो सिंपल वर्ड में हम एक बात समझते हैं कि बिजनेस ने जिन लोगों से कर्ज लिया हुआ है या उधार पैसा लिया हुआ है वो पैसा बिजनेस की लायबिलिटी कहलाता है। लायबिलिटी का मतलब कि बिजनेस ने किसी से उधार लिया हुआ है। अब जैसे कि मान लो मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, तो मेरे बिजनेस ने मेरा बिजनेस जिससे उधार सामान खरीदेगा, ठीक है, तो वो एक लायबिलिटी होगी। जिससे लोन लेगा वो एक लायबिलिटी होगी। तो लायबिलिटी का मतलब सिंपल वर्ड में हम समझ सकते हैं कि उधार का पैसा। ठीक है, हमने किसी से उधार लिया, हमने किसी से लोन लिया, या हमने किसी से कोई काम करवा लिया लेकिन उसको पैसे नहीं दिए, हमने कोई सर्विस ले ली उसके कोई पैसे नहीं दिए, तो जो पैसे हमें किसी को पे करना है वो हमारी लायबिलिटी कहलाती है। तो बच्चों समझते हैं अच्छे से लायबिलिटी के बारे में। ठीक है, लेकिन लायबिलिटी के बारे में समझने से पहले एक छोटी सी बात और समझते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई बिजनेस है, ठीक है, ये कोई बिजनेस है और ये उस बिजनेस का ओनर है। ये बिजनेस का ओनर है और ये बिजनेस है। ठीक है, तो बच्चों ये है बिजनेस और ये है उसका ओनर। ओनर को हम प्रोप्राइटर भी बोलते हैं। अब हुआ ये कि नॉर्मल सी बात है कि बिजनेस जो है वैसे तो अकाउंट्स की नज़र में या फिर लॉ की नज़र में एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है कि बिजनेस को एक पर्सन का दर्जा दिया गया है ताकि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सके या अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी खरीद सके, अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी सेल कर सके, ठीक है, किसी एग्रीमेंट में एंटर कर सके। इसलिए कहा गया है कि जो बिजनेस होता है, बिजनेस को एक पर्सन माना गया है। और कौन सा पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सन। हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम व्यक्ति, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो पेट से जन्म नहीं लेता लेकिन एक व्यक्ति वाले कई सारे अधिकार होते हैं उसके पास। ठीक है, यानी कि एक कंपनी पर्सन तो है लेकिन ये नेचुरल पर्सन नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल एक मैंने यहाँ पे बिजनेस की शक्ल एक इंसान की तरह बनाई है। तो मैंने बिजनेस की शक्ल इंसान की तरह इसलिए बनाई है क्योंकि बिजनेस को बिल्कुल एक इंसान की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है बच्चों, इसलिए मैंने इंसान की तरह इसको बनाया हुआ है। अब बच्चों दोनों अलग अलग होते हैं। बहुत लोगों की कन्फ्यूजन होती है कि ऑनर जो है वो बिजनेस का मालिक है। बिल्कुल भी नहीं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल वर्ड में एक बात समझ लेते हैं कि दोनों अलग अलग है। बिजनेस अलग है और ऑनर अलग है और बीच में एक दीवार है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब बिजनेस ऑनर का ही है तो ऑनर चाहे तो जब मर्जी चाहे पैसे निकाल ले, जब मन में आए गुड्स निकाल ले बिजनेस में से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बात समझते हैं। ऑनर क्या करेगा? बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले बिजनेस को कुछ पैसे देगा उधार। ऑनर क्या करेगा? कुछ पैसे उधार देगा। मान लेते हैं कि ऑनर ने बिजनेस को 10,000 रुपये उधार दिए। ठीक है, ऑनर ने बिजनेस को 10,000 रुपये उधार दिए और बोला तुम बिजनेस स्टार्ट करो। ठीक है, अब बिजनेस क्या करेगा? बिजनेस ने 10,000 रुपये उधार लिए। किससे उधार लिए? ऑनर से लिए। ठीक है, कितने रुपए लिए उधार? 10,000 रुपये। तो बच्चों अब ये जो 10,000 रुपये बिजनेस ने उधार लिए ऑनर से, इस 10,000 को ही बोलेंगे कैपिटल। इस 10,000 को ही क्या बोलेंगे? कैपिटल। तो कैपिटल जो है वो भी एक लायबिलिटी होती है बिजनेस के लिए, एक कर्ज होती है। ठीक है, कैपिटल एक कर्ज समझ लो, इसको बोल लो एक कर्ज है ये। ठीक है, या और इसको एक लायबिलिटी भी बोल लो। कैपिटल एक लायबिलिटी है, एक कर्ज है। क्यों कर्ज है बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर ऑनर ने बिजनेस को 10,000 रुपये दिए हैं, ठीक है, तो जब भी ये बिजनेस बंद होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी ये बिजनेस बंद होगा। और जब भी ये बिजनेस बंद होगा तो बिजनेस वो सारा पैसा ऑनर को लौटा देगा जो पैसा ऑनर का बनता है। बात समझ आई बच्चों? मैं फिर से बोलता हूँ, ऑनर बिजनेस में पैसा लगाता है, ठीक है, और जब कभी बिजनेस बंद होगा तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारा का सारा पैसा अपने ऑनर को वापस कर दे। ठीक है, तो अगर मान लो ऑनर ने बिजनेस को 10,000 रुपये उधार दिए हैं तो बिजनेस के लिए वो 10,000 रुपये क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। ठीक है बच्चों, क्या कहलाएगा? कैपिटल।
अब ये कैपिटल एक लायबिलिटी है, एक कर्ज है बिजनेस के लिए। आज नहीं तो कल ये कैपिटल का पैसा जो बिजनेस है वो वापस करेगा, किसे करेगा? ऑनर को करेगा। तो हमें एक बात समझ में आ गई कि कैपिटल भी एक लायबिलिटी होती है, ठीक है। हाँ, वो बात अलग है कि कैपिटल एक इंटरनल लायबिलिटी थी, बाद में बताऊंगा इसके बारे में। हाँ, तो बच्चों पहला तो समझ में आ गया लायबिलिटी कौन सी होती है? कैपिटल। दूसरा, अब ये बिजनेस है, ये बिजनेस क्या करता है? कहीं से लोन लेता है। तो बच्चों लोन भी इसके ऊपर एक कर्ज हो गया, लोन भी इसकी लायबिलिटी हो गई, ठीक है। ये जहाँ जहाँ से उधार लेगा सब इसकी लायबिलिटी होगी, ठीक है। इसी तरीके से अनपेड वेजेस, अनपेड वेजेस क्या होता है? बिजनेस ने किसी वर्कर से काम करवा लिया और वर्कर से काम करवा लिया, अब वर्कर को वेजेस देना, वेजेस मतलब मजदूरी, उस वर्कर को मजदूरी देनी है, लेकिन बिजनेस ने उसको अभी दिया नहीं है, तो ये भी बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी होगी। बिल्कुल कॉमन सी बात है बच्चों, सिंपल सी बात है, समझो इसको कि हमारे बिजनेस ने किसी से काम करवाया, उससे उसकी सर्विस ले ली, अब उसको पैसे भी देने पड़ेंगे सर्विस के, लेकिन हमने वो पैसे अभी नहीं दिए, तो नहीं दिए तो वो पैसा हमारे लिए कर्ज बन जाएगा, एक लायबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि हमें आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उस वर्कर को पैसे देने पड़ेंगे, तो ये एक लायबिलिटी है, ठीक है बच्चों। तो ये भी समझ में आ गया, ये भी एक लायबिलिटी होती है। और लायबिलिटी बहुत तरह की हो सकती है, तो बस इतना काफ़ी है समझने के लिए। अब हम समझते हैं कि लायबिलिटीज होती क्या है। तो यहाँ पर लिखा लायबिलिटीज, हेडिंग है, लिखा लायबिलिटीज मीन अमाउंट ओड, ओड बोल लो या फिर पेबल बाय द बिजनेस। मतलब यहाँ पे कहा गया कि लायबिलिटी जो है वो अमाउंट है, ठीक है, जिसका बिजनेस ने कर्ज लिया हुआ है, ठीक है। लायबिलिटी एक ऐसा अमाउंट है जो बिजनेस को पे करना है। पे मतलब यहाँ पे लिखा पेबल, पेबल मतलब जो अमाउंट बिजनेस को पे करना है, किसी न किसी को देना है, ठीक है। बच्चों बात समझ में आ गई। ओड मतलब होता है कर्ज, यानी कि लायबिलिटी वो अमाउंट है जिसका बिजनेस ने कर्ज लिया हुआ है, यानी कि बिजनेस के ऊपर कर्ज है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं लायबिलिटी एक ऐसा अमाउंट है जो अमाउंट बिजनेस को पे करना है, यानी बिजनेस किसी न किसी को वापस करेगा, पे करेगा, ठीक है बच्चों। तो लायबिलिटीज मीन अमाउंट ओड या फिर पेबल बोल लो बाय द बिजनेस। लायबिलिटी एक ऐसा अमाउंट है, ठीक है, जो बिजनेस ने उधार लिया हुआ है किसी न किसी से, इसको वापस करना पड़ेगा, ठीक है, या इसको पे करना पड़ेगा। आगे लिखा है एग्जाम्पल है लायबिलिटी का क्रेडिटर्स, अनपेड वेजेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन, बिल्स पेबल एटसेट्रा। ये सभी लायबिलिटी है बच्चों जो किसी न किसी को वापस करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये सभी लायबिलिटी है जो किसी न किसी को क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। चलो इस बात को और अच्छे से समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं क्रेडिटर्स कौन होते हैं। तो क्रेडिटर्स का मतलब होता है कि हमारा बिजनेस किसी से उधार सामान खरीदेगा। वैसे हम अकाउंट्स में अपने आप को बिजनेस मान के चलते हैं, तो हम ठीक है, हम अपने आप को बिजनेस मान के चलते हैं। मान लो हमने किसी से उधार सामान खरीदा, ठीक है, अब हमें उसको पैसे भी देने पड़ेंगे, तो जो जिस पर्सन को पैसे देने हैं वो हमारा क्रेडिटर कहलाएगा। क्रेडिटर एक लायबिलिटी होती है क्योंकि हम इससे उधार माल खरीदते हैं तो इनको पैसे देने पड़ेंगे, यानी ये कर्ज है। दूसरा है अनपेड वेजेस। अनपेड वेजेस मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, हमने किसी वर्कर से काम करवाया और उसको अभी पैसे नहीं दिए, वो पैसे हम बाद में देंगे, तो वो भी एक लायबिलिटी है क्योंकि बाद में तो देना पड़ेगा। तीसरा है बैंक ओवरड्राफ्ट। बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि आपके बैंक में जितने पैसे हैं आपने उससे ज़्यादा पैसे निकाल लिए हैं। मान लो आपके बैंक में टोटल मिलाकर 10,000 रुपये हैं, ठीक है, ये आपके डिपॉजिट्स हैं बैंक के अंदर, ठीक है। आपने कितना डिपॉजिट किया? 10,000 रुपये, और आपने जो है विदड्रॉ कर लिया कितना? मान लो आपने विदड्रॉ कर लिया 15,000 रुपये, तो इस केस में आपका 5,000 रुपये बैंक में ओवरड्राफ्ट हो गया, यानी बैंक आपका 5,000 रुपये माइनस में चला गया। तो अगर आपने बैंक से ज़्यादा पैसे निकाल लिए हैं तो आपको वो पैसा रिटर्न भी करना पड़ेगा, वो भी एक लायबिलिटी है, वो भी एक कर्ज है आपके ऊपर। जैसे आपके बैंक में सिर्फ 10,000 रुपये थे, आपने बैंक से 15 ले लिए, तो आपको 5,000 रुपये वापस भी तो देने पड़ेंगे बैंक को, तो ये भी एक कर्ज है, ये भी एक लायबिलिटी है आपके ऊपर, ठीक है। लोन तो आपको पता ही है, अगर आप किसी से लोन लेते हो तो लोन भी आपके ऊपर एक कर्ज है, यानी ये भी एक लायबिलिटी, लोन भी वापस करना पड़ता है। बिल्स पेबल भी एक लायबिलिटी है। तो बच्चों इसके बारे में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ट्रेड पेबल को समझाऊंगा, उस वक्त बताऊंगा। बस इतना समझ लो कि बिल्स पेबल एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, और जो बिल्स पेबल का जो होल्डर होता है वो हमें दिखाएगा, एक कागज़ की तरह होता है बिल्कुल, वो हमें दिखाएगा, और जब वो हमें दिखाएगा तो हमें उसको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है।
तो हम कहते हैं कि बिल्स पेबल भी एक लायबिलिटी होती है, क्योंकि इसको देखते ही हमें इसको पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये भी एक लायबिलिटी होती है, तो इट्सेट्रा। तो मुझे लगता है इतना समझ में आ गया हो कि लायबिलिटी क्या होती है। अब समझ में आ गया, फिर से सुन लो। लायबिलिटी का मतलब होता है एक ऐसा अमाउंट जो बिजनेस किसी न किसी को वापस करेगा। ठीक है, बिजनेस किसी न किसी को वापस करेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन वापस करना ही पड़ेगा। जैसे वर्कर से काम करवाए तो पैसे देने पड़ेंगे, अभी दिए नहीं है। हाँ, लोन लिया है तो पैसे वापस करने पड़ेंगे। ठीक है, इसी तरीके से और क्या है, किसी से उधार सामान खरीदा तो उसको भी पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सब लायबिलिटी है बच्चों। बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया है तो जितना ओवरड्राफ्ट हुआ है उतने पैसे वापस भी करने पड़ेंगे बैंक को। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे लिखा है कि लायबिलिटीज में बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कहा गया लायबिलिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है इंटरनल लायबिलिटीज और दूसरा है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। यानी कि लायबिलिटी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल लायबिलिटीज और एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो बच्चों मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कैपिटल भी एक लायबिलिटी होती है। ठीक है, कैपिटल क्या होता है, ऑनर बिजनेस को कुछ पैसे उधार देता है और बिजनेस स्टार्ट करवा देता है। बिजनेस स्टार्ट होने के बाद बिजनेस के ऊपर, बिजनेस को जो कैपिटल का पैसा दिया जाता है वो बिजनेस की एक लायबिलिटी होती है, और आज नहीं तो कल बिजनेस वो पैसा मालिक को वापस करेगा। ठीक है, तो इसलिए बिजनेस में जो भी पैसा लगाया जाता है वो सारा का सारा पैसा बिजनेस की एक लायबिलिटी होती है, क्योंकि बिजनेस वो सारा पैसा मालिक को लौटाएगा। कब लौटाएगा, जिस दिन वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरनल लायबिलिटी क्या है, देखो क्या लिखा है, साफ साफ लिखा है ऑल अमाउंट्स, वो सारा पैसा विच ए बिजनेस हैज़ टू पे टू द प्रोप्राइटर या ऑनर। लिखा वो सारा पैसा जो एक बिजनेस अपने मालिक को वापस करेगा। वो सारा पैसा, ऑनर बोल सकते हो या प्रोप्राइटर बोल सकते हो, एक ही बात है। वो सारा पैसा जो बिजनेस अपने मालिक को वापस करेगा वो कहलाता है इंटरनल लायबिलिटी। ठीक है, आर कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी। अब बच्चों इसको इंटरनल क्यों बोला गया, इसको इंटरनल इसलिए बोला गया, इंटरनल का मतलब होता है अंदर, इंटरनल मतलब होता है अंदर। तो जो ऑनर होता है वो बिजनेस के अंदर का ही पर्सन होता है, वो कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है। ऑनर कौन है, ऐसा तो नहीं है कि ऑनर कोई बाहर का व्यक्ति है। ऑनर यानी मालिक जो होता है वो बिजनेस के अंदर रहता है, बिजनेस में काम करता है। ठीक है, और बिजनेस से ही उसके सारे इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। तो ऑनर जो है वो बिजनेस के अंदर का पर्सन होता है, इसलिए उसको, ठीक है, वो एक बिजनेस के अंदर का पर्सन है। और जो पैसा बिजनेस अपने ऑनर को देगा वो इंटरनल लायबिलिटी कहलाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। तो इंटरनल लायबिलिटी का मतलब कि ऐसा पैसा, वो पैसा या वो कर्ज जो मालिक को लौटाना है। ठीक है, किसी बाहर को वाले को नहीं लौटाना, मालिक को लौटाना है, और मालिक जो है बिजनेस के अंदर का ही पर्सन होता है। ठीक है, आगे लिखा है एग्जाम्पल है इंटरनल लायबिलिटी का कैपिटल। कैपिटल एक इंटरनल लायबिलिटी होती है, क्योंकि कैपिटल का पैसा मालिक को लौटाना पड़ता है, मालिक मतलब ऑनर को लौटाना पड़ता है, यानी बिजनेस कैपिटल का पैसा अपने ऑनर को लौटाएगा। और दूसरा है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अब बच्चों ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या होते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है ऐसे प्रॉफिट्स जो बिजनेस ने कमाए तो हैं, हाँ मतलब बिजनेस ने कमा तो लिया है लेकिन अभी तक उस पैसे को मालिक को नहीं दिया। मान लो हमारे बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया, हमारे बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया कितने रुपए, 50,000 रुपये। ठीक है, और ठीक है, इसमें से मान लो मालिक ने 20,000 रुपये निकाल लिए प्रॉफिट के। ठीक है, तो जो 30,000 रुपये अभी बिजनेस के पास ये पड़े रहेंगे ये कहलाएंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब ये प्रॉफिट अभी मालिक को दिया नहीं गया, ये बाद में दिया जाएगा। तो अगर बिजनेस के पास कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़ा हुआ है तो इस प्रॉफिट पे मालिक का हक होता है, तो बिजनेस इस प्रॉफिट को मालिक को लौटाएगा, मालिक मतलब ऑनर को लौटाएगा। तो ये भी बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी होती है। बात समझ में आ गई, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सुनो। कैपिटल तो लायबिलिटी है ही, क्योंकि कैपिटल का पैसा मालिक को वापस करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे बात आती है यहाँ पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की। बिजनेस ने जो भी प्रॉफिट कमाया वो सारा प्रॉफिट मालिक का है, तो बिजनेस जो भी प्रॉफिट कमाएगा सारा का सारा प्रॉफिट मालिक को दे देगा। ठीक है, और जब तक वो प्रॉफिट बिजनेस के पास पड़ा रहेगा तो बिजनेस के लिए वो एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी मतलब एक कर्ज है, जब तक वो मालिक को देना दे। ठीक है, तो ये भी बात बच्चों समझ में आ गई है। अब हम समझते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब नाम से पता चलता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब है बाहर वाले। बच्चों एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, बाहर वाले। तो लिखा ऑल अमाउंट्स विच ए बिजनेस हैज़ टू पे टू आउटसाइडर्स, मतलब वो सारा पैसा जो बिजनेस को पे करना है किसी बाहर वाले को, आर कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। मतलब कि वो सारा का सारा पैसा जो बिजनेस को पे करना है किसी बाहर वाले को, मतलब वो सारा का सारा पैसा जो बिजनेस किसी बाहर वाले को पे करेगा वो कहलाएगा एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है,
क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी के कुछ एग्जांपल्स हैं, क्रेडिटर्स जिससे हम उधार माल खरीदते हैं, नॉर्मल सी बात है, उधार जिससे माल खरीदेंगे वो बिजनेस के बाहर का ही कोई होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट बता दिया थोड़ी देर पहले, बैंक से ज़्यादा पैसे निकालेंगे, बैंक भी बिजनेस के बाहर का ही होता है। लोन, अगर हमने किसी बाहर वाले से लोन लिया है तो ये भी एक्सटर्नल लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस का मतलब वर्कर से काम करवा लिया और अभी उसको पैसे नहीं दिए लेकिन बाद में देना पड़ेगा, और वर्कर भी बिजनेस के बाहर का ही व्यक्ति है। तो ये सारे लायबिलिटी तो हैं, और लेकिन ये सारे एक्सटर्नल लायबिलिटी है क्योंकि ये बिजनेस के अंदर नहीं है, ये बिजनेस के बाहर वाले किसी व्यक्ति को देना है। ठीक है बच्चों, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया कि इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है और एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होती है। इंटरनल लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो बिजनेस वापस करेगा, किसी ऑनर को वापस करेगा, ठीक है। और एक्सटर्नल लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो बिजनेस बाहर वाले को पे करेगा, ठीक है। इंटरनल लायबिलिटी में कैपिटल हो सकता है और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लायबिलिटीज में बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। लायबिलिटी को हम आगे भी 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। कौन से 2 पार्ट्स हो सकते हैं बच्चों? एक हो सकता है नॉन करंट लायबिलिटीज और दूसरा हो सकता है करंट लायबिलिटीज। तो लायबिलिटी को आगे भी हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। कौन कौन से? नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, ठीक है। समझते हैं नॉन करंट लायबिलिटी क्या है। बच्चों, नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब होता है बिजनेस के ऊपर ऐसा कर्ज जो बिजनेस को पे तो करना है लेकिन 1 साल के बाद पे करना है। और करंट लायबिलिटी वो होती है जो बिजनेस को 1 साल के अंदर अंदर पे करना है। तो बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। बिजनेस के ऊपर 2 तरह की लायबिलिटी हो सकती है, एक नॉन करंट लायबिलिटी और दूसरा करंट लायबिलिटी। तो जो नॉन करंट लायबिलिटी होती है वो बिजनेस को पे करना पड़ेगा 1 साल के बाद, और करंट लायबिलिटी 1 साल के अंदर पे करना पड़ता है। मतलब सिंपल वर्ड में करंट लायबिलिटी को जल्दी से जल्दी पे करना होता है, 1 साल के अंदर अंदर निपटा देते हैं, और नॉन करंट लायबिलिटी जो होती है उसको हम 1 साल बाद पे करते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, तो बच्चों एक बात बताता हूँ, हमारा जो अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है नॉर्मली वो होता है 1 अप्रैल। अभी जैसे ये अप्रैल चल रहा है तो 1 अप्रैल 2021 को हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ है, और 31 मार्च 2022 को हमारा अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर का एंड हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। तो हमेशा जब हमारा साल यानी कि अकाउंट्स यानी कि हर एक कंपनी 1 अप्रैल 2021 को अपना अकाउंट्स बनाना स्टार्ट करती है और 31 मार्च को अपने सारे खाते बंद कर देती है, तो इसको बोलते हैं एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। क्या बोलते हैं इसे? एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। तो हर एक कंपनी 31 मार्च को अपने अकाउंट्स को बंद करती है, अपनी बैलेंस शीट बंद करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है। तो लिखा है कि दिस रेफर टू दोज लायबिलिटीज विच इज पेबल आफ्टर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। मतलब ये वो लायबिलिटी होती है जिसकी पेमेंट मोर देन 1 ईयर, मतलब मोर देन 1 ईयर मतलब 1 साल के बाद होती है, फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या होता है? फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड मतलब एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है 31 मार्च 2022, ठीक है। यानी सिंपल वर्ड में 31 मार्च। तो 31 मार्च को हमारा साल खत्म हो जाता है। अब 31 मार्च से हम देखेंगे, ठीक है, 31 मार्च से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। तो जिन लायबिलिटी को की पेमेंट 31 मार्च से काउंटिंग स्टार्ट होगी, 31 मार्च से 1 साल के बाद पेमेंट होने वाली है, वो कहलाएगी नॉन करंट लायबिलिटी। और जिन लायबिलिटी की पेमेंट 31 मार्च से 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट हो जाएगी उसको हम कहेंगे करंट लायबिलिटी। चलो मैं ऐसे बताता हूँ, समझाता हूँ यहाँ पे। बच्चों जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लो। 1 अप्रैल 2021 को साल स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2022 को साल खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये है एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अब यहाँ से हम काउंटिंग करते हैं, यहाँ पे आगे 31, रुको इसको अच्छे से समझाता हूँ। देखो बच्चों, मान लो कि हमारा साल 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ और 31 मार्च को हमारा अकाउंटिंग पीरियड का एंड हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लेता हूँ 2019, 1 अप्रैल 2019 को स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2020 को ख़त्म हो गया, या एक काम कर इसको मानता हूँ 2020 और यहाँ करता हूँ 21, ऐसे समझ लेते हैं। तो बच्चों 1 अप्रैल 2020 को हमारा साल स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 2021 को हमारा साल खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा साल क्या हो गया? खत्म हो गया। अब यहाँ से काउंटिंग करेंगे
तो फिर उसके बाद फिर आएगा 31 मार्च 2022 आएगा। अब समझना, तो बच्चों ये जो है ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड का एंड है। यहाँ पे इस डेट को यहाँ पे हमारा क्या है, अकाउंटिंग पीरियड का एंड हो गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे 12 महीने बनते हैं। जिन लाइबिलिटी की पेमेंट यहाँ से यहाँ तक यानी कि 12 महीने के अंदर अंदर हो जाएगी वो करंट लाइबिलिटी कहलाएगी, और जिनकी पेमेंट इसके बाद होगी वो नॉन करंट लाइबिलिटी कहलाएगी। बात समझ में आ गई? तो इसको बोला गया है, फिर से समझाता हूँ, दीज रेफर नॉन करंट लाइबिलिटी को समझा रहा हूँ, नॉन करंट लाइबिलिटीज, इसलिए कहा दीज रेफर टू दोज लाइबिलिटी विच इज पेबल आफ्टर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। मोर देन 1 ईयर मतलब इसकी पेमेंट 1 साल के बाद होने वाली है फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। जैसे ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड का एंड है 31 मार्च 2021, ठीक है, तो इसकी पेमेंट होगी 1 साल के बाद। 1 साल बाद मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 1 साल हो गया, इसके बाद पेमेंट होगी इसकी, ठीक है। एग्जाम्पल है लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन जैसे हमने कहीं से लोन लिया लॉन्ग टर्म के लिए, तो बच्चों लॉन्ग टर्म का लोन जो होता है इसकी पेमेंट होती है 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, ये लंबे टाइम के लिए होती है, ठीक है। इसी तरीके से डिवेंचर भी एक तरह से लोन होता है जो पब्लिक से लिया जाता है, ये एक डॉक्यूमेंट के रूप में होता है। मतलब कि कंपनी क्या करती है, अपने डॉक्यूमेंट होती है इस तरीके से, मान लो एक डॉक्यूमेंट 100 रुपये का है, इसका नाम होता है डिवेंचर। कंपनी इसको बेच के पब्लिक से लोन लेती है, एक तरह से लोन होता है। इसके बारे में 12वीं क्लास में अच्छे से समझोगे या फिर बिजनेस स्टडी में अच्छे से पढ़ोगे। अभी बस इतना समझ लो कि डिवेंचर भी एक लॉन्ग टर्म की लायबिलिटी होती है, कंपनी के ऊपर कर्ज होता है ये लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। अब समझते हैं करंट लायबिलिटी क्या होती है। करंट लायबिलिटीज तो लिखा है, करंट लायबिलिटी में लिखा है दिस रेफर टू दोज लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है विच इज पेबल विद इन 12 मंथ, मतलब जिसकी पेमेंट होनी है 12th मंथ के अंदर अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, समझो फिर से, जैसे 1 अप्रैल को हमारा साल स्टार्ट हुआ, 31 मार्च को साल खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी 31 मार्च 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक यहाँ पे बने 12 महीने, तो जिस लायबिलिटी की पेमेंट यहाँ से यहाँ तक हो जाए वो कहलाएगी हमारी करंट लायबिलिटी, और जिसकी पेमेंट इसके बाद हो वो कहलाएगी नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि करंट लायबिलिटी में दिस रेफर टू दोज लायबिलिटी, ये वो लायबिलिटी होती है विच इज पेबल विद इन 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, मतलब जिस दिन अकाउंटिंग पीरियड का एंड हुआ, ठीक है, उसके 12 महीने के अंदर अंदर उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जिससे हम उधार खरीदते हैं, नॉर्मल सी बात है, इसको 12 महीने के अंदर अंदर पेमेंट देंगे। बिल्स पेबल, ये भी एक लायबिलिटी होती है, इनकी भी पेमेंट हम नॉर्मली 3 महीने के अंदर अंदर कर देते हैं। शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन की भी पेमेंट 1 साल के अंदर अंदर ही हो जाती है। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज मैंने आपको लायबिलिटी अच्छे से समझा दिया है, अच्छे से समझ लेना। कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट में पूछ लेना। और उसके अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, फिर समझाऊंगा रिसीट्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर छोटे छोटे टॉपिक बचेंगे। आपको जो भी डाउट हो मुझसे कमेंट में बोलना, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट में करते हैं।